अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज भारत आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और हमने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाया है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते और जो पूरी दुनिया को इम्पॉसिबल लग रहा था। इन सब का सारा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो कुछ ऐसे किस्से भी सामने आएंगे जिनकी वजह से भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत साल पीछे चला गया। देश के दुश्मनों की एक ऐसी ही गद्दारी का सबूत है 1994 का इसरो जासूसी कांड। आप में से बहुत कम लोग इस घटना के बारे में जानते होंगे। इसी सत्य घटना को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पर एक मूवी बनने जा रही है जिसमें भारत के एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर एस नंबी नारायणन पर लगाए गए झूठे आरोप और इसरो जासूसी कांड के बारे में दिखाया जाएगा। इस मूवी में नंबी नारायणन का रोल आर माधवन करने वाले हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं इनकी पूरी कहानी। नंबी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ ही साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से बहुत छोटी सी उम्र में उन पर घर की जिम्मेदारियां आ गई। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल से की। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान इसरो के एक अन्य वैज्ञानिक वाई.एस. राजन के सहपाठी भी रहे हैं। बचपन से ही वह पढ़ाई में एक बहुत ही शानदार छात्र थे और वे पढ़ाई के लिए सभी प्रकार की स्कॉलरशिप प्राप्त करते थे। इसके बाद नारायणन ने मद्रास के त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वह अपनी पढ़ाई में इतने तेजस्वी थे कि अपने कॉलेज की फीस स्कॉलरशिप और अन्य फर्मों में काम करके चुका देते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक चीनी कारखाने में काम किया। उन्होंने वर्ष 1966 में पहली बार थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई से मुलाकात की। उस समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के अध्यक्ष थे, जो इसरो के लिए केवल उच्च योग्य पेशेवरों को ही भर्ती करते थे। जब साराभाई पहली बार नंबी नारायण से मिले तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नंबी को इसरो के लिए चुना। तब नंबी नारायण ने एक अन्य वैज्ञानिक वाई.एस. राजन के साथ पेलोड इंटीग्रेटर के रूप में काम किया। इसके बाद नारायणन ने अपना एमटेक पूरा करने के लिए तिरुवनंतपुरम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। जब साराभाई को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने नारायणन को उच्च शिक्षा के लिए छुट्टी देने की पेशकश की। उन्होंने 1969 में नासा से फेलोशिप भी प्राप्त की और बाद में प्रोफेसर लुइगी क्रोको के नेतृत्व में 10 महीने में प्रिस्टन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से केमिकल रॉकेट प्रोपल्सन में मास्टर डिग्री पूरी की। तब अमेरिका ने नारायणन को अमेरिकी नागरिकता और नासा में एक अच्छी नौकरी की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। 1970 के दशक की शुरुआत में जब एपीजे अब्दुल कलाम की टीम सॉलिड मोटर्स पर काम कर रही थी, तब नारायणन ने भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट तकनीक पेश की। उन्होंने लंबे समय से इसरो के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए लिक्विड फ्यूल वाले इंजनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष सतीश धवन और यूआर राव ने उन्हें लिक्विड फ्यूल इंजन पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता दी। अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित नारायणन ने लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर्स का विकास किया। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में 600 किलोग्राम का सफल इंजन बनाया। इसके बाद वे बड़े इंजनों के निर्माण में शामिल हो गए। क्रायोजेनिक इंजन की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1992 में इसरो ने क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित इंजन विकसित करने के लिए तकनीकी के हस्तांतरण के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 2 क्रायोजेनिक ईंधन इंजनों की खरीदी के लिए था, जिनकी कीमत 235 करोड़ थी। उस समय भारत के मित्र रूस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत को तकनीक हस्तांतरित करने की सहमति व्यक्त की, लेकिन साथ ही अमेरिका और फ्रांस जैसे अन्य देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की दिशा में आगे बढ़े। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रूस को एक पत्र लिखा, भारत को तकनीकी के हस्तांतरण के खिलाफ आपत्तियां उठाई और चुनिंदा 5 क्लब देश से रूस को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी। इसके बाद रूस अमेरिका के दबाव में आया और भारत को तकनीक देने से इनकार किया। इस एकाधिकार को दरकिनार करने के लिए भारत ने 4 क्रायोजेनिक इंजनों के निर्माण के लिए रूस के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के सबसे अच्छे दोस्त होने के नाते रूस ने अपनी सहमति देने के बाद इस दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा कुल $9 मिलियन का था, जो कि केरल हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को
इंजन तैयार करने के लिए सबसे सस्ता टेंडर मिला था। नंबी नारायणन ने विकास इंजन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस इंजन का इस्तेमाल भारत में पहले PSLV के लॉन्च के लिए किया गया था। वह इसरो में प्रभारी और क्रायोजेनिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। नारायणन और उनकी टीम ने PSLV सहित इसरो के कई और लॉन्चिंग व्हीकल में इस्तेमाल किए गए विकास इंजनों को विकसित करने में फ्रांसीसी सहायता के साथ लगभग 2 दशक बिताए, तो जो 2008 में चंद्रयान 1 को चंद्रमा पर ले गया। विकास इंजन का उपयोग PSLV के दूसरे चरण को बढ़ावा देने के लिए और GSLV मार्क 1 और मार्क 2 के दूसरे चरण को चलाने के लिए और GSLV मार्क 3 के मुख्य चरण को चलाने के लिए किया गया है। सब कुछ सही चल रहा था और अचानक एक दिन अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को उसके वीज़ा की अवधि से अधिक दिन तक रुकने के आरोप में गिरफ्तार किया। सप्ताह बाद उन्होंने उसके दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मरियम ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन उसके साथ जासूसी करने में शामिल है। रशीदा की गिरफ्तारी के महीने बाद पुलिस ने नंबी नारायणन और उनके विभाग के एक अन्य वैज्ञानिक डी शशि कुमारन को गिरफ्तार किया। बिना जांच किए उन पर लाखों रुपए में पाकिस्तान में इंजन मॉडल के डिज़ाइन और चित्र बेचने का आरोप लगाया गया। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह पाकिस्तान के साथ क्रायोजेनिक इंजन की तकनीकी साझा कर रहे हैं। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद नारायणन को 50 दिन के लिए जेल में रखा गया, जहां उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया गया था। नारायणन ने दावा किया था कि राजनीतिक दबाव के कारण इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी जो उनसे पूछताछ कर रहे, वो उनके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाना चाहते थे। पूछताछ के दौरान एक अधिकारी ने नंबी नारायण से कहा कि आपने भारत के विकास इंजन और क्रायोजेनिक इंजन के चित्र पाकिस्तान को भेजे। तब नारायणन ने जवाब दिया कि आप स्पष्ट रूप से रॉकेट विज्ञान को नहीं समझते। कोई वर्गीकृत चित्र नहीं है और कोई चित्र इसरो से बाहर नहीं गया है। यहाँ तक कि अगर कुछ चित्र प्राप्त करते हैं तो वे कई वर्षों तक हमारे साथ सक्रिय सहयोग के बिना ऐसा इंजन नहीं बना सकते। यदि आप नहीं जानते तो भारत में क्रायोजेनिक इंजन नहीं है। हम अब भी उसे बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मई 1996 में CBI ने अपनी जांच में नारायणन को निर्दोष पाया और उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अप्रैल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सितंबर 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार के खिलाफ अंतरिक्ष अनुसंधान में कठोर शारीरिक और मानसिक यातना के साथ नारायणन के विशिष्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आदेश पारित किया। यह आदेश नंबी और उनके परिवार की यातना के अधीन था। 2001 में NHRC ने केरल सरकार को 1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसके बाद नारायणन उसी वर्ष सेवानिवृत्त हो गए। सितंबर 2012 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत से एक अपील के आधार पर केरल उच्च न्यायालय ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी को मुआवजे के रूप में 10 लाख का भुगतान करे। ऐसी कठिन परिस्थिति के बावजूद नंबी नारायण ने अपने परिवार की मदद से 7 नवंबर 2013 को अदालत में उन लोगों के खिलाफ न्याय की मांग की जिन्होंने इस झूठे मामले में झूठा फंसाने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि यह मामला युवाओं को हतोत्साहित करेगा, इसलिए कृपया इस मामले की बारीकी से जांच करें और इसके पीछे के लोगों को बेनकाब करें। देश के लिए समर्पित नंबी नारायणन की अहमियत को समझते हुए 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश के लिए प्रेम और राष्ट्र के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति रखने वाले नंबी नारायण पर देश से गद्दारी और देशद्रोह के इल्जाम, इन सब ने उन्हें बहुत तकलीफ दी, जिसकी भरपाई मुआवजे के तौर पर पैसे दिए जाने से कभी नहीं हो सकती। इन्हीं सब के चलते नंबी नारायण जैसे वैज्ञानिक का करियर खराब हुआ और भारत भी अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफ़ी पीछे चला गया। इस पर आपके क्या विचार है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नंबी नारायण सर की कहानी भारत के हर इंसान तक पहुंच सके। जय हिंद।